हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। हमारा सब्जेक्ट है साइंस, उसमें दूसरा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोय, मतलब कि जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे मित्र हैं या शत्रु है। चलो देखते हैं क्या है उसमें। You have seen a several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms and microbes. For example, you might have observed that during the rainy seasons, moisture beard gets spoils and its surface get covered with the grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where do these come from? अब क्या है, हम सबको बताएं कि जिसको हम जो छोटी आइज करके देख सकते हैं, ठीक है, उसको तो हम नॉर्मली देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको छोटी आइज से भी हम नहीं देख सकते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यानी कि माइक्रोब्स, यानी कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या होगा कि जब आप उसको फील कर सकते हो कि क्या है वो, और उसी की मदद से हम काफ़ी कुछ हमारा काम कर सकते हैं। जैसे कि जो मॉनसून सीजन होता है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ब्रेड है वो जल्दी से सड़ने लगता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या मौजूद होगा? वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होगा। चलो देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। उसमें दिया गया है एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्चर सोइल फ्रॉम द फील्ड इन द beaker and added water it. After the soil particles have settled down, observe a drop of the water from the break under a microscope. What do you see? Activity 2.2, take a few drops of water from the pound, spread on a glass slide and observe through a microscope. अब आपको क्या करना है? आपको वो ना एक गार्डन में से और एक जो भी खुला ग्राउंड है, ठीक है, ओपन ग्राउंड है, वहाँ से जो गीली मिट्टी है ना उसको उठाना है, ठीक है, और उनके जो कण है, ठीक है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स है, वो लेके क्या करना है? एक स्लाइड में रखना है और वहाँ पे एक थोड़ा सा पानी उसके ऊपर डालना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से। और दूसरा क्या है कि आपको एक पाउंड का वाटर है ना, उसको आपको स्लाइड में लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है। चलो देखते क्या है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? ठीक है, क्या आपको जो छोटे ऑर्गेनिजम्स है उसका मूवमेंट पता चल रहा है? तो हाँ, आपको जो पाउंड है उसमें से पता चलेगा। चलो आगे देखते क्या है। These observations show that water and soil are full of tiny organisms, so not all of them fall into the category of the microbes. These microorganisms or microbes are so small in the size that cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as the fungus and grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others cannot be seen without the help of the microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. Microorganisms are classified into the 4 major groups. These major groups are bacteria, fungi, protozoa and some of the algae. Some of these are common microorganisms are shown in the figure 2.1 and 2.4. ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो हम सबको पता चल जाता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जिसको हम सिर्फ बाइनोक्लियर ग्लास है, ठीक है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, उसकी मदद से देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेड के ऊपर जो भी फंगस लगी हुई है तो उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं और साथ साथ जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, उसकी मदद से भी देख सकते हैं। लेकिन जो पानी वाली चीज़ें, ठीक है, पानी वाले जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उसको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और स्पेशली इस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला है बैक्टीरिया, फिर दूसरा है फूग और तीसरा है प्रोटोजोया यानी कि प्रजीव और लास्ट अलगा यानी कि लील है। ओके, अब बात करते हैं, पहला है हमारा वायरस, उसमें देख लेते हैं। वायरस आर ऑल्सो माइक्रो
microbic but are not considered as a microorganisms. They, however, reproduce only inside the cell of the host organisms, which may be a bacterium, plant, or animals. Some of the viruses are shown in the figure 2.5. Common elements like cold, influenza यानी कि flu and most cough are caused by the viruses. Serious disease like polio and chicken pox are also caused by a virus. Disease like dysentery and malaria are caused by the protozoa यानी कि protozoans. And whereas typhoid and tuberculosis यानी कि TB are bacterial disease. You have learned about some of these microorganisms in the class 6 and 7. ओके चलो देखते हैं उसमें क्या है वायरस. अब वायरस है ना वो भी एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन क्या है कि वो अन्य जो अदर ऑर्गेनिजम्स है ना उससे वो टोटली डिफरेंट है. वो क्या करता है कि वो जो रिप्रोड्यूस होता है अपने आप ही, और कहाँ पे होता है तो जो मेन सेल होता है ना वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस होता है. और जो बैक्टीरिया और जो ट्रीज है यानी कि वनस्पति और जो भी प्राणी है, ठीक है, उसमें भी वो देखने को मिलता है. अब बात करते हैं वायरस. वायरस की पिक्चर्स आपको पीछे मिल जाएंगी, ठीक है, जब पीछे हम घूमे आगे देखते हैं तब हम वो बता दूंगा. जैसे कि अब बात करते हैं जैसे कि सर्दी है, इन्फ्लुएंजा है, और आपकी स्पेशली बात करें तो खांसी है, ठीक है, वो सब भी वायरस से होते हैं. और जो पोलियो है और बताया गया है ना चिकन पॉक्स यानी कि अछबड़ा, वो भी वायरस से होता है. साथ साथ बात करें तो जो डाइसेंटरीज है यानी कि झाड़ा और मलेरिया, ठीक है, वो दोनों है वो प्रजीव से होने वाले रोग है, ठीक है, जबकि टाइफाइड और ट्यूबरक्लोरोसिस है टीबी वो बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज है. ठीक है, हमें खास याद रखना है. बाकी सब के बारे में तो हमने स्टैंडर्ड 7 में देख ही लिया है. ओके, फिर भी आपको अगर देखना है तो स्टैंडर्ड 7 का वीडियो होगा साइंस में, वो देख लेना. चलो देखते हैं. उसमें है स्पाइरल बैक्टीरिया, फिर है रोड शेप बैक्टीरिया, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है. फिर है क्लेमिडोमोनासा, ठीक है. फिर है स्पाइरोगाइरा, अमीबा, पैरामीशियम भी है. फिर है ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम भी है, और एस्परजिलस वो भी हमें देखने को मिलता है. चलो देखते हैं. यहाँ पे वायरस का पिक्चर भी दिया गया है. अब देखते हैं 2.2 में क्या है. Where do microorganisms live? Microorganisms may be single cell like a bacteria, some algae and protozoa, or a multicellular such as many algae and fungi. They live in all type of environment ranging from ice cold calamities to hot spring and desert to marshy land. They are also found inside the body of an animal including the humans. Some of the microorganisms grow on the other organisms while other accidents freely. अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ना वो वन सेल ही होते हैं, ठीक है, उसका एक ही सेल होता है. जैसे कि बैक्टीरिया है, कोई लील है, और कोई प्रोटोजोया है यानी कि प्रजीव है, ठीक है. लेकिन कोई बहुकोशीय भी हो सकता है यानी कि मल्टी सेलर भी हो सकता है. और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं तो हमें ये ठंडी और ठंडी जगह पर भी मिलते हैं, जहाँ पे बर्फीली जगह है वहाँ पर भी, फिर गर्म पानी में भी मिलते हैं, ठीक है, रान में भी मिलते हैं, और दलदल युक्त जमीन होती है ना वहाँ पर भी हमें मिलते हैं. टोटली हम इन शॉर्ट का है तो सब जगह पे हमें ये देखने को मिलते हैं. और इवन के मनुष्य यानी कि ह्यूमंस में भी देखने को मिलते हैं, और साथ साथ कोई भी एनिमल्स है उसके अंदर और उसके बाहर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं तो जो अमीबा है, ठीक है, वो अकेला रहता है, जबकि बाकी के जो है फूग और बैक्टीरिया वो कई ग्रुप में रहते हैं. चलो देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. हम और माइक्रोनिजम्स क्या है. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficiary in many ways, whereas some others are harmful and causes a disease. Let us study about them in details. अब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं. चलो देखते हैं वो हमारे साथ कैसे है. उसमें पहला है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि जो हमारे साथ दोस्ती रखते हैं, वो जो हमें यूजफुल हो वो.
Microorganisms are used for the various purposes. They are used in the preparation of the curd, bread, and cake. Microorganisms have been used for the production of the alcohol since age. They are also used the cleaning of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remaining of the animals and feces are broken down into the harmless and usable substance by the bacteria. Recall that the bacteria are also used in the preparation of the medicines. In agriculture, they are used to increase the soil fertile by mixing the nitrogen. अब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए क्या करता है, तो वो हमारे लिए जो दही है, ब्रेड है और केक है उसको बनाने में हेल्प करता है. साथ साथ क्या है कि वो अल्कोहल है यानी कि दारू है उसको बनाने में भी मदद करता है. और साथ साथ वो पर्यावरण है, एनवायरमेंट, उसको भी क्लीन रखता है. और जितने भी हम जमीन के अंदर जो डाल देते हैं यानी कि वेजिटेबल वेस्ट है, बायोटिक वेस्ट है ना, ठीक है, वो उसको भी अच्छी तरह से क्या करता है, निकल लेता है. और जो फार्मर है वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालता है जिसकी मदद से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. चलो देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ठीक है, दही और ब्रेड है वो कैसे बनते हैं. यू हैव लर्न इन द क्लास 7 दैट milk is turned into curd by bacteria. I saw that my mother added a milk curd to warm milk to set a curd from the next day. I wondered why. Curd contains several microorganisms of these. The bacterium Lactobacillus promotes the formation of a curd, i.e., it multiplies in a milk and converted into the curd. Bacteria are also involved in the making of the cheese, pickles, and many other food items. And important ingredients of a rava यानी कि सोजी, idli and bhatura is curd. Can you guess why bacteria and yeast are also helpful from the formation of a rice, idli and dosa batter? अब आपको यहाँ पे एक्टिविटीज दी गई है, एक्टिविटीज 2.3 वो हम बाद में देखते हैं, पहले इतना देख लेते हैं. चलो क्या है कि हम सबको बताया कि आपने स्टैंडर्ड 7 में ये लर्न किया था कि दूध में से दही कैसे बनता है, तो वो बैक्टीरिया से बनता है. फिर क्या होता है कि यहाँ पे पहली ये वो बोलती है कि मैंने अपनी मदर को जो गर्म दूध है उसमें थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा था. तो कहते हैं कि जो दही बनता है उसमें क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, जो दूध है ना उसको दही में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है. और इस तरह से बैक्टीरिया है वो चीज़, फिर हमारा पिकल्स यानी कि अथाना है वो, और अदर जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उसको भी चेंज करने का काम करता है. इसी की वजह से तो क्या होगा कि जो रवा इडली है और जो भटूरे है, ठीक है, वो भी अच्छी तरह से पक जाते हैं. ठीक है, अच्छी तरह से उसका जो आता है वो आ जाता है. ओके, अब देखते हैं एक्टिविटीज 2.3. क्या है, टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मलाइदा. Warm water, add a small amount of a yeast powder and knead into make a soft drug. What you do, observe after 2 hours. Did you find the drug rising? ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक छोटा सा आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर और साथ में गर्म पानी भी मिला देना है. और फिर आप क्या देखते हैं, उसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देना है. तो वो क्या होगा कि आटा है वो अपने आप ही फूल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि जो नॉर्मल पानी है, ठीक है, फिर क्या होता है कि आटा है वो अपने आप ही फूल जाता है, यानी कि वो यीस्ट पाउडर है ना हमने डाला था उसकी मदद से ऐसा हुआ है. चलो आगे देखते हैं क्या है उसमें. Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during the respiration. Bubbles of the gases fill the drum and increase its volume. This is the basic of use of yeast and baking industry for making bread and pastries and cakes. अब क्या होता है कि ईस्ट जो है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से रिलीज करता है, जिसकी मदद से जो उफाना है वो आ जाता है. और क्या होता है कि उस जो भी चीज़ है उसको फैला देता है. और इसी तरह से जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है, जो ब्रेड बनाने वाली इंडस्ट्री है वो भी इसका यूज करती है. ठीक है, चलो देखते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसका व्यापारिक यूज कैसे होता है. चलो देखते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर. Yeast is used for the commercial production of alcohol and wine. For this
purpose yet is grown on a natural sugar present in the grains like barley, wheat, rice, custard, fruit juice, etc. ठीक है। अब क्या होता है कि जो अल्कोहल है, जो दारू है और जो एसिटिक एसिड है यानी कि विनेगर, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करने के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। और जैसे कि जव है, दही है, चोखा है और जो भी बचे हुए, जो भी सड़े हुए फ्रूट्स है, ठीक है, उसके जो उसका भी रस होता है, उसका जूस होता है ना, ठीक है, उसमें नेचुरल शुगर होती है। तो उसमें हम जब यीस्ट को ग्रो करते हैं ना, तो उसमें से दारू बनता है। और यहाँ पे हमें एक्टिविटीज दी गई है, जैसे कि हमें क्या करना है, उसमें से 500 ml है, ठीक है, एक बीकर लेना है, उसका 3/4 पार्ट हमें भर लेना है वाटर से, और उसमें 2 या 3 जो स्पून है उसमें शुगर डालनी है, और 1/2 है वो क्या करना है, हमें यीस्ट पाउडर को डालना है। फिर क्या करना है, 4 से 5 घंटे रुकना है, और उसमें से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका अल्कोहल है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। This is the smell of the alcohol as the sugar had been converted into the alcohol by the yeast. This process of the conversion of a sugar into alcohol is known as fermentations. क्या है कि ये जो प्रोसेस है, ठीक है, शुगर में से अल्कोहल बनाने की, उसको क्या कहते हैं, आथोन। ठीक है, फर्मिटेशन। फर्मिटेशन सिर्फ अल्कोहल बनाने में नहीं, ठीक है, जो भी हमारा डोसा है, ठीक है, इडली है, ढोकला है, इसका बनाने में भी यूज होता है। चलो बात करते हैं। लुईस पैस्चर डिस्कवर फर्मिनेशन इन 1857। ठीक है, लुईस पैस्चर ने सबसे पहले ये हमें दिखाया था। हाँ, इससे पहले भी यूज तो होता ही था, ऐसा नहीं था यूज नहीं था, लेकिन किसी को पता नहीं था। चलो देखते हैं मेडिकली यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब मेडिकली यूज क्या होता है, ठीक है, अब जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर, आप जनरली डॉक्टर है ना, आपको पेनिसिलियम का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, या तो अदर कोई एंटीबायोटिक जो गोली आती है, कैप्सूल आती है, वो आपको देते हैं। और इन सभी जो गोली है, ठीक है, उन सब का एक ही जो सोर्स है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो क्या करता है, वो जो आपकी बीमारी है ना, उसके जो ऑर्गेनिज्म है उसको फैलने से रोकता है, साथ साथ उसको मार भी देता है। ठीक है, और जो भी मार देता है उसी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, आजकल क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो फूग है, ठीक है, ऐसी कई सारी एंटीबायोटिक्स बन चुकी है। जैसे कि बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेट्रोपोटोमाइसिन, ठीक है, फिर है टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ऐसी सारी एंटीबायोटिक्स भी हमें देखने को मिलती है। और बात करें तो फूग और बैक्टीरिया है, उसी से ये पैदा करने में आती है। ठीक है, प्रोडक्शन इसी से करने में आता है। और एंटीबायोटिक से वो क्या होता है कि स्पेशल प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्रिएट करके बनाया जाता है। अब बात करते हैं क्या होता है कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ठीक है, उसको बैक्टीरियल से होने वाले जो रोग होते हैं ना, उसको उसके ऊपर प्रयोग किया। और फिर क्या हुआ कि अचानक उसने देखा कि वहां पे जो ग्रीन कलर के मॉडल्स होते हैं ना, ऐसे और भी वहां पे छोटे छोटे प्लेट्स में देखे। और फिर क्या हुआ कि उसने बताया कि ये जो मॉडल्स है बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरिया को जो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो उसी से क्या हुआ कि ऐसी पेनिसिलिन से वो क्रिएट होना शुरू हो गई। चलो आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ह्यूमंस में ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वर्क करते हैं, ऐसे एनिमल से, ठीक है, उसमें भी होता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो चीक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मर गए, ठीक है, उसमें भी ऐसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वहां पे रोग फैलाते हैं। तो क्या होता है, उसकी भी एंटीबायोटिक्स बनाई गई है। ठीक है, कई बार वो ट्री से वो सड़ जाते हैं तो उसकी भी एंटीबायोटिक्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमें खास याद रखना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स से वो बिना डॉक्टर से पूछे लेना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा या कम मात्रा में होने से हमारी बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स लेने से क्या होगा कि हमारी बॉडी है फिर उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है। चलो देखते हैं वैक्सीन यानी कि रस्सी। आपने रुबेला और उसकी तो रस्सी ली थी, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा, याद है ना आपको। चलो देखते हैं उसमें क्या होता है। जब हमारे यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि एंटीबॉडीज है वो हमारे बॉडी में जाती है, ठीक है, जो रुबेला की रस्सी है वो जाती है, तो वो क्या करती है, वो एक एंटीबायोटिक है। मतलब क्या है कि मान लो कि आपकी बॉडी में वायरस है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक हमने दाखिल की है ना, ठीक है, वो उस वायरस के सामने लड़ेंगी और आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगी। ठीक है, उसी को कहते हैं एंटीबॉडीज।
तो एंटीबॉडी से वो उसके साथ फाइट करती है। हाँ, और जो मृत है यानी कि जो मर चुके हैं और जो निष्क्रिय हो चुके हैं ना ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको अच्छी तरह से शरीर में दाखिल करेंगी और क्या होगा कि उसको ठीक भी करेंगे। मान लो कि आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम हो चुकी, तो उसको भी अच्छी तरह से रिपेयर करेंगी और मेंटेनेंस भी करेंगे, ठीक है। और एक बार एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबॉडी डालने के बाद हमें बार बार एंटीबॉडीज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही बार में वो पूरा काम करती है। और जैसे कि बताया गया है यहाँ पे उसी तरह से कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी है, फिर शीतड़ा है और कमड़ा, ठीक है। इन तीनों में एंटीबॉडी से वो बनाई गई है। अब तो जल्दी ही कोरोना है उसकी भी एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी। चलो देखते हैं। एडवर्ड जेनर है, उसने 1798 में क्या किया था, उसने भी जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, उसकी वैक्सीन है वो शोध के बताई थी। सबसे पहले वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की आई थी 1798 में। और आपको भी पता है कि आपकी चाइल्डहुड में भी आपको कई सारी वैक्सीन है वो लगाई गई थी, तो आपको उसका एक लिस्ट बनाना है आपकी मदर और फादर से पूछ के। और आपको पता है कि सब लोग बच्चों को ऐसी वैक्सीन क्यों दी जाती है, ठीक है, वो भी नजीक के हॉस्पिटल में। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि बात करें कि जो पोलियो है, ठीक है, उसको बचाने के लिए उसका प्रचार करने के लिए और उनकी अच्छी तरह से डिटेल देने के लिए सब जगह पे उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, टीवी में भी दिया जाता है। और एक्चुअली में तो क्या होता है कि जो भी चाल होता है, ठीक है, उसको सिर्फ बूंदे पिलाई जाती है पोलियो की। तो वो क्यों होता है ऐसा, ठीक है, आपको वो सोचना है। फिर है जो शीतला है, ठीक है, उसके विरुद्ध विश्व में पूरे वर्ल्ड में ऐसा अभ्यारण्य भी चलाया गया था, ठीक है, ताकि शीतला है यानी कि स्मॉल पॉक्स है वो जल्दी से खत्म हो जाए। आजकल क्या होता है कि ऐसी जो भी वैक्सीन है उसका कई मात्रा में प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जल्दी ही नई रेसिपी आ जाएंगी कोरोना वाली। अब देखते हैं इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस क्या करते हैं, जनरली हम सबको बताएं कि जो बैक्टीरिया है वो जमीन के अंदर होते ही है, और वो क्या करते हैं, वो है ना जमीन के अंदर नाइट्रोजन को स्थापने में यानी कि एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, ताकि क्या होगा जमीन की जो फर्टिलिटी है ना वो मेंटेन रहे, ठीक है। आगे देखते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जब भी हम जो फल फ्रूट है उसका कचरा है वो जमीन के ऊपर डालते हैं ना, तो वो उसका विघटन कर देते हैं, ठीक है, उसको जब आके जमीन के अंदर ले जाते हैं और उसका यूज करते हैं। यहाँ पे हमें एक्टिविटीज दी गई है 1 और 2, उसमें 2.5 में क्या करना है, आपको 2 पॉट्स लेने हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, उसमें एक पॉट है वो मिट्टी से भर देना है दोनों को, और दोनों को नाम देना है ए और बी। फिर क्या करना है, ए पॉट है ना उसमें सिर्फ प्लांटरी जो भी बायोटिक्स है, ठीक है, वही भरना है, ठीक है, प्लांट वेस्ट ही आपको भरना है। जबकि बी में क्या करना है, पॉलीथीन वाला कचरा है ना वो डालना है। फिर दोनों के ऊपर एक बोतल है वो पानी डालना है, और पूरा का पूरा 3-4 वीक है उसको ढक के रखने का है। तो हम क्या देखते हैं कि 3-4 वीक में जो भी एनिमल का जो भी वेस्ट होगा वो जल्दी से सड़ जाएगा और खत्म भी हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक है वो खत्म नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जमीन है वो प्लास्टिक है उसको हैंडल नहीं कर सकती, जबकि बाकी का जो वेस्ट है उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्या करते हैं कि जो भी वेस्ट है, ठीक है, प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट, उसको कन्वर्ट कर देती है ताकि हम उसका वापस यूज कर सके, लेकिन प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमें खास याद रखना। चलो देखते हैं हार्मफुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल क्यों है, ठीक है, चलो देखते हैं उसमें। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पैथोजन, ठीक है, पैथोजेंस। आगे देखते हैं डिसीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, ठीक है, ऐसे डिसीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमारे यहाँ फैलते हैं। और जैसे कि बात करें तो हम लेटेस्ट एग्जांपल है कि कोरोना वायरस है वो कैसे फैलता है, तो वो भी हमारे छींक खाने से, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो उसी तरह से बाकी के डिसीज है वो भी फैलते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, उसका एक टेबल हमें पीछे दिया गया है वो ही पढ़ लेते हैं। ओके,
यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें लिखा है ह्यूमन डिसीज, फिर है पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ ट्रांसफर एंड प्रिजेटिव मीन्स। ठीक है, मतलब क्या है कि कौन से डिसीज है, मतलब ओके, फिर है कौन सा जीव है वो उसको फैलाता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, वो फिर है वो कौन सी मेथड से फॉलो करता है, ठीक है, फैलता है, और उसके बचने के उपाय क्या। पहला है ट्यूबरक्लोरोसिस यानी कि टीबी, वो फैलता है बैक्टीरिया से, और उसका जो मीडियम है, ठीक है, वो हवा से फैलता है। और उसमें हमें बचना कैसे चाहिए, तो जो पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, उसको आइसोलेशन कर देना चाहिए, और पेशेंट को क्या करना चाहिए, दूसरे जो पेशेंट है ना, ठीक है, उसको दूर रखना चाहिए, जिसको भी ये रोग हुआ है ना उससे। फिर देखते हैं मेलेसिस और चिकन पॉक्स वो और पोलियो, वो ये तीन वायरस से होता है। वो कैसे होता है कि हवा से या तो किसी के संपर्क में यानी कि कांटेक्ट में आने से, और तीसरा है हवा और पानी से। ठीक है, इसी से होता है। जनरली हवा से कैसे होता है कि जब आप कोई छींक, ठीक है, या कोई उधरस खाते हो ना, तो फिर क्या होता कि वो उसके बैक्टीरिया है ना, वो सीधा ही हवा में फैल जाते हैं। ठीक है, और फिर वो फैलते फैलते दूसरे इंसान की बॉडीज में एंटर होते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं कॉलेरा और टाइफॉइड। कॉलेरिया और टाइफॉइड है वो दोनों ही बैक्टीरिया से फैलता है। कॉलेरा है वो वाटर और फूड से फैलता है, जबकि टाइफॉइड है वो वाटर से फैलता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो भी इंसान है जिसको भी ये कॉलेरा और टाइफॉइड हुआ है, तो उसको अच्छी तरह से घर पे बना हुआ ये खुराक है, जो फूड है वो खिलाना चाहिए, और साथ में गर्म पानी भी पिलाना चाहिए, और कॉलेरा और टाइफॉइड की रेसिपी देनी चाहिए। फिर है हेपेटाइटिस ए, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं आएगा, हेपेटाइटिस ए करना है। ओके, चलो देखना है वो कैसे होता है। तो वो वायरस से होता है और वाटर से ही होता है। ठीक है, और उसमें क्या करना चाहिए, उसमें जो भी गर्म पानी है उसको पिलाना चाहिए, और उसकी भी रस्सी देनी चाहिए। अब बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया है वो किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से। और उसको कौन फैलाता है, मस्कीटो। ठीक है, यहाँ पे हमें उसका नेम भी दिया गया है, चलो एक बार देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किधर है वो। किसी भी लिखा है ना यहाँ पे, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटोस। ठीक है, वो क्या करती है कि वो है ना, वो मलेरिया को फैलाती है, और जबकि एडी, यहाँ पे लिखा है ना एडिस मस्कीटोस, ठीक है, वो डेंगू को फैलाता है। इसलिए हमें दोनों का नाम याद रखना है। एनोफिलिस मस्कीटोस आएगा फीमेल एनोफिलिस मस्कीटोस, तब आएगा मलेरिया, और जबकि सिर्फ एडिस मस्कीटोस आएगी तब आएगा डेंगू। ठीक है, तो हमें खास याद रखना है। ठीक है, मलेरिया है उसको कौन फैलाता है, मलेरिया को फैलाता है मॉस्किटोस। कौन सा मॉस्किटोस, एनोफिलिस फीमेल मॉस्किटो। ओके, और तब क्या करना चाहिए, तब हमें जो भी रस्सी है, ठीक है, उसको बनाना चाहिए, और हमें जो नेट आती है ना उसमें उसके अंदर रहना चाहिए, यानी कि हमारे आसपास है वो मच्छर आने चाहिए नहीं। ओके, चलो आगे देखते हैं। और बाकी के जो कॉमन डिसीज है वो तो हमने पढ़ ही लिए थे, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, ऐसा। आगे देखते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में किस तरह से डिसीज है वो जो फैलते हैं। तो पहले बात करते हैं रॉबर्ट कॉच की। ठीक है, क्रॉस रॉबर्ट कॉच है, उसने 1876 में क्या किया था, बैसिलिस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया की शोध की थी, जो एंथ्रेसिस नाम का रोग है वो फैलाती है। और जनरली जो ये जो रोग है एंथ्रेकस, वो क्या होगा, मनुष्य और जो भी एनिमल्स है, ठीक है, ह्यूमंस और एनिमल्स, उन दोनों में फैलता था। ठीक है, तो उसको में क्या होता था, जो फुट और माउस डिसीज है ना, वो भी एनिमल्स को लागू हो जाते थे। चलो आगे देखते हैं डिसीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स है, ठीक है, उसमें किस तरह से
डिसीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो रोग फैलाती है। तो हमें यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, वही पढ़ लेते चलो। उसमें पहला लिखा है साइट्रस कैंकर, ठीक है। साइट्रस कैंकर क्या है, वो बैक्टीरिया है और उसको कैसे फैलता है, तो वो हवा से फैलता है और हमें यहाँ पे फिगर भी दिया गया है, ठीक है। देखो कैसे होता है कि जो भी ये फ्रूट है उसको किस तरह से सड़ा देता है। फिर लिखा है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, वो क्या होता है, पूरे जो घाव है ना, ठीक है, उसको सड़ा देता है। फिर है फूग, उसको ऑर्गेनिज्म कौन सा फैलाता है, तो फूग है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि हवा और जो सीड्स है ना वहीं इसको फैलाते हैं। देखो किस तरह से वो बिगड़ रहा है। फिर है येलो बीन मोइसेक ऑफ भिंडी, ठीक है, यानी कि ओकरा, वो भी वायरस से होता है जिसको भिंडानो पीत कहवाय, ठीक है। क्या कहते हैं, भिंडा का पीत, और उसको भी इंसेक्ट के थ्रू फैलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो है नहीं, ठीक है, प्लांट कैसे येलो कलर का हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। फूड पॉइजनिंग, अब क्या होता है कि बूजो है ना, वो अपने एक फ्रेंड की पार्टी में जाता है। तब क्या होता है कि उसका फ्रेंड है वो जो खाना खाता है ना, उससे वो बीमार पड़ जाता है। तब डॉक्टर उसको बताते हैं कि ये जिसने भी, जिन जिन लोगों ने भी ये फूड खाया था ना, वो बीमारी हो गए होंगे, क्योंकि ये जो फूड था ना वो पॉइजनस था। तो हमें ये लगा होगा कि पॉइजनस फूड क्या होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि खाना है वो खुला रखने से या तो बहुत ही लंबे टाइम से रखने से क्या होगा कि खाना है वो, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ जाएंगे और वो पॉइजनस हो जाएगा। तो हमें इसकी देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए, खाना है उसको जल्दी से यूज कर लेना चाहिए या तो उसको गर्म करके खाना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन। खाना है उसको अच्छी तरह से कैसे रखना चाहिए। देखो जनरली खाना है उसका जो टेस्ट है वो अगर बिगड़ जाए या तो उसके जो रंग और रूप है उसमें चेंज आ जाए, साथ साथ क्या होगा कि उसके ऊपर कोई फूग है वो भी ना जमते, तो वो खाना अच्छा है। और जो भी खाना है, मान लो कि जो रोटी और ब्रेड है, ठीक है, उसमें से तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि उसके ऊपर फूग है वो जम जाएगी, तो पता चल जाएगा ये सड़ चुकी, तो ये खाना ही नहीं चाहिए। और जब भी हम कोई भी चीज़ लेती है ना, ठीक है, खाने की कोई भी चीज़, तो उसकी एक्सपायरी डेट है वो स्पेशली चेक करनी चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट कैसी है, ठीक है, कौन सी वाली है। अब बात करते हैं केमिकली मेथड में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब कि उसकी मदद से जो भी ये चीज़ें फैल रही हैं, ठीक है, खाना बिगड़ रहा है, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। उसमें पहला है हमारा लिखा है केमिकली मेथड। तो हमें जो सॉल्ट है और जो भी हमारा एसिडिक प्रिजर्वेशन है, ठीक है, तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारा खाद्य तेल और जो भी नमक है, ठीक है, उसकी मदद से हमें बाकी की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर डाल देंगे तो वो बिगड़ेंगी नहीं। और स्पेशली बात करें तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड है, वो अच्छी प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है। तो हमें ये खास नाम याद रखना है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ठीक है, वो अच्छे प्रिजर्वेटिव है। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट, ठीक है। जो भी सामान्य सॉल्ट आता है ना, उसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाएंगे फूड को। तो हम सबको पता है कि जो मांस और जो मीट है और जो मछली है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, नमक की बोरी में रख दिया जाता है ताकि वो बिगड़े नहीं। चलो आगे देखते हैं प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर की मदद से भी हम बचा सकते हैं। जैसे कि क्या होगा कि जो जाम है, ठीक है, जो भी जेलीज है और जो भी फ्रूट के जूस है, ठीक है, उसको क्या होगा कि शुगर के द्वारा ही प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जाम में शुगर ज़्यादा डाल देते हैं तो वो क्या करता है, बैक्टीरिया है उसका स्पॉइल होने से रोकता है। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब बात करते हैं ऑयल एंड जो विनेगर है, ठीक है, उसकी मदद से भी क्या होता है कि हम है वो बैक्टीरिया और वायरस को रोक सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारी वेजिटेबल्स है, जो भी फल है, जो मछली और बाकी के मीट्स है, उसको भी हम अच्छी तरह से रख सकते हैं। अब बात है कोल्ड हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमें दूध और बाकी की जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, उसको गर्म और ठंडा करने से वो बैक्टीरिया रहित हो जाती है, ठीक है। अब बाकी की जो भी प्रोसेस है वो हम दूसरे पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।